सर आयुर्वेद में पंचकर्म को इतना इम्पोर्टेंट हीलिंग थेरेपी क्यों माना गया है? आयुर्वेदामृतम सार्वम ब्रह्मा बुद्ध्वा सनातनम तदौ दक्षाय सो अश्वभ्याम तौ शतक्रतुवे तथा कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण किया। पूरा के पूरे आयुर्वेद की चिकित्सा एक तरफ और बस्ती जो है मेडिकेटेड एनिमा का ट्रीटमेंट अकेला एक तरफ। आचार्यों ने लिख दिया है कि छाछ मनुष्यों को प्राप्त वो अमृत है तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक है। सर जैसे अभी जो बहुत कॉमन इश्यूज है स्ट्रेस और एंजाइटी, इसमें पंचकर्मा कितना इफेक्टिव है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। मैं हूं बबीता। आज हम आयुर्वेद की उस पद्धति के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम सुनते बहुत हैं पर जानते कम हैं। वो है पंचकर्मा। पंचकर्मा क्या है, किन लोगों को पंचकर्मा कराना चाहिए, कौन सी बीमारी में ये फायदेमंद होगा, इस तरह के प्रश्नों के जवाब के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है महाकाल की नगरी उज्जैन से आए डॉक्टर प्रज्ञान त्रिपाठी सर, जो नर्मदे आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर के फाउंडर हैं और आयुर्वेद में और पंचकर्म चिकित्सा पद्धति में वर्षों का अनुभव रखते हैं। सर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। धन्यवाद। सर आपका जो ये नर्मदे आयुर्वेदम पंचकर्म सेंटर है, ये कब से स्टार्ट कर रखा है आपने? ये हमारा उज्जैन में लगभग 2007 से हमने इसकी शुरुआत की थी जी। और तब से आज लगभग 18 से 20 साल हो चुके हैं इसको और चल रहा है लगातार ये। और बहुत छोटे से कमरे से हमने शुरू किया था और बाज़ार से दवाइयाँ बहुत सारी लाने के लिए उस टाइम बजट अलाउ नहीं कर रहा था, तो एक त्रिफला चूर्ण लेके आए थे, वहाँ से क्लिनिक शुरू किया था और फिर जंगल जाके बहुत सारी जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके लाते और क्लिनिक पे आगे फ्रंट में सारी दवाइयाँ बनाते और धीरे धीरे छोटे छोटे प्रचार प्रसार के माध्यमों से लोगों तक पहुँचाते अपनी बात कि आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी सी शुरुआत लेके हम उज्जैन में आए हैं और ये सिलसिला चलते हुए आज यहाँ आपके सामने तक लेकर आ गया। सर मेनली जो पंचकर्मा होता है, इसमें किन बीमारियों को फोकस किया जाता है? पंचकर्म की अगर हम बात करें तो हमें बीमारियों से पहले पंचकर्म को देखना पड़ेगा। पंचकर्म बेसिकली आपके शरीर में अगर कोई भी रोग है या कोई भी दोष आपके शरीर में बढ़े हुए हैं, या हम ऐसे समझें कि आपके शरीर में अगर टॉक्सिन्स कहीं भी बढ़े हुए हैं तो नियरेस्ट रूट से टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, तो शरीर की शुद्धि और शुद्धि के साथ में आपका इम्यूनिटी एनहांसमेंट, शोधन भी और रिजुविनेशन भी, ये दोनों काम जो हैं ये पंचकर्म के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें हम डिजीज स्पेसिफिक ना जाते हुए हम शरीर को डिटॉक्स करना और रिजुविनेट करना, अगर ये दो हथियार आपके पास में मजबूत हैं तो अब फिर कोई भी रोग का नाम हो, कोई भी दोष की अवस्था हो, कोई भी आयु की अवस्था हो, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर रोग की अवस्था के लिए पंचकर्म में कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर है। सर कब से है पंचकर्म, शुरुआत कब से हुई पंचकर्म की? पंचकर्म की शुरुआत की बात करें तो आचार्य चरक कहते हैं कि, आचार्य वाग्भट भी लिखते हैं कि आयुर्वेदामृतम सार्वम ब्रह्मा बुद्ध्वा सनातनम तदौ दक्षाय सो अश्वभ्याम तौ शतक्रतुवे तथा, ऐसे श्लोक वो सुनाते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि बनाई तो सबसे पहले आयुर्वेद का स्मरण किया और स्मरण के साथ जब आयुर्वेद का समग्र ज्ञान उनके पास में आया तो फिर उन्होंने उसे दक्ष प्रजापति को दिया, फिर इंद्र को दिया और इस तरह से जब पृथ्वी पे बहुत सारे जो ऋषि मुनि हैं, जो लोग हैं, वो थोड़ा सा सेडेंट्री लाइफस्टाइल में आ गए। हाँ, लोगों के घर जाके भोजन करने लगे। पहले तो ऋषि मुनि सौपाकी होते थे, बाजार में जो भी जंगल में कंद मूल फल ये मिलता है ये खाते और अपनी साधना तपस्या करते, नदियों का जल पीते, स्वस्थ रहते। लेकिन जब बहुत सारा दूषित आहार, दूषित अन्नपान ऐसा करना शुरू हुआ तो रोग आने शुरू हुए। तब ऋषियों की बहुत बड़ी संगोष्ठी हुई हिमालय में, जिसे हम आज के समय के अनुसार अगर समझने का प्रयास करें तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, हाँ, जिसमें यूरोप से लोग आए थे, कांकायन ऋषि यूरोप से आए, ऐसे अलग अलग द्वीपों से बहुत सारे ऋषि आए जो कि बड़े चिंतित थे स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर और अपने अपने महाद्वीप, अपने अपने द्वीप और अपने अपने देशों के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर जिनकी चिंता थी कि अब रोग आ रहे हैं, इसके लिए कोई उपाय तो ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे सारे ऋषि हिमालय में इकट्ठा हुए और वहाँ पर फिर
इंद्र के साथ संवाद हुआ और उस संवाद से बहुत सारी आयुर्वेद की परिचर्चा, बहुत सारा आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो हायर प्लैनेट से लोअर प्लैनेट हमारी पृथ्वी में आया और फिर उसके बाद में लोकव्यापी हो गया। इस तरह से हम आयुर्वेद के साथ पंचकर्म और सारी आयुर्वेद की विधाओं को, स्वास्थ्य संबंधी सारी विधाओं को इस तरह से हम अपने तक पहुंचा हुआ समझ सकते हैं। सर, आयुर्वेद में पंचकर्म को इतना इम्पोर्टेंट हीलिंग थेरेपी क्यों माना गया है? देखिए, आयुर्वेद की अगर हम चिकित्सा को समझने का प्रयास करें तो समस्त आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो सारी चिकित्सा व्यवस्था दो भागों में विभक्त है। एक है शमन और एक है शोधन। शमन का अर्थ है कि जो भी दवाइयाँ आप देंगे या जो भी दिनचर्या, खान पान के तरीके आप बताएंगे वो सारे उनके शरीर में रोगों को दबाएंगे या रोगों को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, शमन करेंगे। और दूसरा जो तरीका है वो है शोधन। शोधन का मतलब आपको रोग को दबाना नहीं है, सबसाइड नहीं करना है, उसको आपको समूल शरीर के बाहर निकालना है। तो शमन चिकित्सा से जो रोग समाप्त होते हैं वो रोग दोबारा हो सकते हैं। हाँ, हम इसको ऐसे समझें कि जैसे बॉडी में फैट सेल है, अभी फैट के लिए सबको चिंता है कि भाई मोटापा कम होना चाहिए, तो फैट कम करने के दो तरीके हैं, एक नंबर ऑफ फैट सेल कम हो जाए और एक साइज ऑफ फैट सेल कम हो जाए। जब साइज कम होगा फैट सेल का तो वो फिर से बढ़ जाएगा, है ना, लेकिन अगर नंबर कम हो गया फिर वो दोबारा नहीं बढ़ेगा। यही अंतर है। शमन चिकित्सा मतलब साइज ऑफ फैट सेल कम करना और शोधन मतलब नंबर ऑफ फैट सेल कम करना। तो शोधन के बाद जो आपका वजन कम होता है, जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, जैसे कि पंचकर्म को हम बहुत ही सुपरफिशियली अगर देखें तो जो भी हमारे आंतों की बीमारियां हैं, जो हमारे आंत्र से जुड़े हुए लोग हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिसऑर्डर्स हैं, रिमेटोलॉजिकल जो डिसऑर्डर हैं और न्यूरोमस्कुलर जो डिसऑर्डर्स हैं, एटलीस्ट इन 3 सेगमेंट्स में तो पंचकर्म सीधे तौर पे सबसे ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। और लगातार हम अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि जितने भी जीर्ण व्याधियां हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के 15-20 साल पुराने पेशेंट हैं, माइग्रेन के 15-15, 20-20 साल पुराने पेशेंट्स हैं, जिनको बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के पास और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपर्ट्स के पास सब जाके आ गए और उन्होंने बोला कि भाई एक पेन किलर खाते रहो या एक स्टेरॉइड लेते रहो, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, सर्जरी भी नहीं होगी, सर्जरी हुई तो पता नहीं बहुत मेजर और कोई बहुत माइन्यूट सर्जरीज होंगी जिसका कि इफेक्ट कोई प्रॉमिसिंग नहीं है कि आपको आराम होगा ही या नहीं होगा। इस तरह की जो बहुत गंभीर व्याधियां हैं उनमें पंचकर्म बहुत अच्छा काम करता है और बहुत कम समय में रोग निवृत्ति में लाभकारी सिद्ध हुआ है। सर, किन लोगों को पंचकर्म नहीं करवाना चाहिए? ऐसे तो आचार्यों के मत के अनुसार अगर हम देखें तो पंचकर्म में वो कहते हैं कि भाई 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको पंचकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, और पंचकर्म के बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं वो आपको प्रेग्नेंट लेडीज को भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो भीरू हैं, डरे हुए हैं, उनको नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी जहाँ पर कोई सिचुएशन है, पोस्ट एक्सीडेंटल केसेस हैं, इस तरह के केसेस में भी आपको जहाँ तक हो सके आपको पंचकर्म के बड़े प्रोसीजर्स तुरंत करना, अवॉइड करना चाहिए। ऐसी बहुत लंबी श्रृंखला नहीं है। अगर चूंकि पंचकर्म के विषय में जो हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा हुआ है वो उस समय के देश काल परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार आयुर्वेद के आचार्यों ने और अलग अलग जो अभी नए नए प्रैक्टिशनर्स पूरे देश में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे बड़े इनोवेशंस भी वो लेकर आते हैं। बेसिक सिद्धांत तो वही रहेगा, मूल सिद्धांत तो वही रहेगा, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे वात पित्त कफ वही रहेंगे, सप्त धातु वही रहेगी, त्रिमल वही रहेंगे, पंच महाभूत वही रहेंगे। और जो बेसिक पंचकर्म आचार्य चरक बता रहे हैं कि वमन, विरेचन, निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती और नस्य, हाँ, जिसमें वमन है, जिसमें इंड्यूस्ड एमेसिस है, और विरेचन है जिसमें इंड्यूस्ड परगेशन है, और अनुवासन बस्ती है जिसमें ऑयल के एनिमा हैं, और निरूह बस्ती है जिसमें कषाय के एनिमाज हैं, और नस्य है जिसमें नाक में अलग अलग तरह की मेडिसिन डाली जाती हैं जिससे जत्र ऊर्ध्वगत सभी विकार बिल्कुल ठीक होते हैं। जैसे आज के समय में आप देखेंगे कि सबका ब्यूटिफिकेशन पे बहुत ध्यान है कि नहीं? हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, उसको अच्छे बाल चाहिए,
अच्छी आंखें चाहिए, अच्छे उसको ओरल हेल्थ अच्छी चाहिए, अच्छा कान से सुनाई देना चाहिए, अच्छी स्मेल चाहिए, है कि नहीं? उसको अच्छी शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए, फेस पे ग्लो चाहिए। इसमें कॉम्प्लेक्शन कुछ भी हो, एज कुछ भी हो, लेकिन ग्लो सबको चाहिए, है कि नहीं? और महिलाओं में विशेष चाहिए। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। आप इस भ्रम में मत रहिए। आज के समय में अगर हम देखें तो आपको जितना महिलाएं कॉन्शियस दिखेंगी अपने लुक्स को लेके, उतना ही मेल्स भी कॉन्शियस है अपने लुक्स को लेके, जो कि अच्छी बात है ना? दैट इज व्हाट बैलेंसेस द बोथ द जेंडर्स इन द सोसाइटी। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा जो आचार्यों ने जो नस्य का वर्णन किया, वमन, विरेचन, बस्ती, ये तो बहुत बड़े बड़े प्रोसीजर्स हैं पंचकर्म के। इनसे तो पूरे शरीर की शुद्धि होती ही है और पूरे शरीर में ग्लो आता है, क्योंकि ये प्रोसीजर्स बेसिकली सेलुलर लेवल प्यूरिफिकेशन है। बॉडी के एक एक सेल की शुद्धि होती है। देखिए अभी अभी कैसे है कि लोग सोच रहे हैं कि जो षटकर्म है, हाँ, जैसे कि नेति है, दौती है, इस तरह के जो षटकर्म हमारे योग में जिनका वर्णन किया गया, वो भी बॉडी की क्लीनिंग है, लेकिन वो सुपरफिशियल क्लेंजिंग है। सुपरफिशियली बॉडी क्लीन होगी, आंतें साफ हो जाएंगी, आप बहुत सारा गर्म पानी नमक डाल के पिएंगे तो वॉमिट आपको हो जाएगी, लेकिन ये बहुत सुपरफिशियल प्यूरिफिकेशन है। आयुर्वेद में आचार्य वमन, विरेचन, बस्ती, इन प्रोसीजर्स को 15 दिन, 1 महीने, इतनी लंबी ड्यूरेशन तक के ये प्रोसीजर्स हैं, और इस एक्सट्रीम शुद्धि के बाद आपके शरीर की एक एक कोशिका की शुद्धि होती है। और इसीलिए आचार्यों ने बोल दिया कि चूंकि ये सेल्यूलर लेवल प्यूरिफिकेशन है, तो इसके परिणाम स्वरूप सर्व रोग शमन, सारे रोग समाप्त होंगे, चाहे कोई भी रोग हो, क्योंकि एक एक सेल साफ हो गया। जब आपके बॉडी में कहीं अवरोध ही नहीं है, कहीं टॉक्सिन्स ही नहीं बचे, कहीं पे किसी भी तरह का आम नहीं है, क्लेद नहीं है, तो क्या है, फिर जो भी आप खाएंगे, आप अच्छा खाने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी आप खाएंगे पूरे शरीर में ठीक से उसका संचार होगा, और जितना भी एक्सक्रीट, जितना भी वेस्ट मटेरियल है, उसके लिए भी सारे चैनल्स खुल गए, वो भी सारा बॉडी के बाहर निकलेगा। तो शरीर का अपने आप नेचुरल शुद्धि का एक क्रम चलता रहेगा। महिलाएं भी पंचकर्म करवा सकती है? जैसे मैं फीमेल्स के लिए आपको बताऊं कि बहुत सारे बाद के आचार्यों ने ऐसे लिख दिया कि फीमेल्स को तो पंचकर्म की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ऐसा ध्यान में आया, डिस्कशन हो गया कि भाई ये कहीं इन्होंने ऐसा भेदभाव तो नहीं किया मेल और फीमेल में। हाँ, उस समय की सोसाइटी में ऐसा रहा होगा। तो फिर बहुत सारे डिस्कशन के बाद पता चला कि आचार्यों ने कहा कि भाई जो महिलाएं हैं उनको तो हर महीने मासिक धर्म हो रहा है, तो उनके शरीर की शुद्धि तो हर माह हो रही है, लेकिन अगर वो शुद्धि ठीक से नहीं होगी तो निश्चित तौर पे उनको पंचकर्म की जरूरत पड़ेगी, शरीर के शोधन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि चाहे हम अथर्ववेद की बात करें, चाहे हम कश्यप संहिता की बात करें, वो सब जो स्त्री है उसको प्रकृति से रिलेट करते हैं। जो स्त्री है वो प्रकृति का ही रूप है, इसीलिए वो सेल्फ प्यूरिफिकेटरी मोड में होती है। हम नदियों को इतना गंदा कर देते हैं। हम तो उज्जैन में प्रैक्टिस करते हैं, शिप्रा नदी में भी पानी बहुत कम रह जाता है। बहुत सारे लोग शनिश्चरी, अमावस और ऐसे त्योहारों में नदियों में आते हैं स्नान करने, खूब सारा माला, फूल, पन्नी, ये सब, लेकिन जैसे ही तेज बारिश होती है पूरी नदी साफ हो जाती है, सारा कचरा बह के साफ। तो जो प्रकृति है वो सेल्फ क्लीनिंग मोड में होती है, और स्त्री को ही प्रकृति का ही रूप बोल दिया आचार्यों ने। लेकिन अगर मेंसेस गड़बड़ हो गया, जैसे अभी अव्यवस्थित दिनचर्या, अव्यवस्थित खान पान, हाँ, सबको रात में देर रात तक जागना है, रील्स देखना है, नेटफ्लिक्स पे मूवीज देखना है, सबको सुबह लेट उठना है, थोड़ा अच्छा दोपहर में अच्छा लंच हो गया तो सबको 1-2 घंटे नींद निकालना है, और शाम को घूमने गए तो सबने कुछ ना कुछ चटर पटर खाना ही है कि नहीं? तो ये थोड़ा थोड़ा लेने से धीरे धीरे ज्यादा हो जाता है। ज्यादा हुआ तो बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। तो इसीलिए फीमेल्स को भी पंचकर्म की जरूरत है, डेफिनेटली। जी सर, जैसे अभी जो बहुत कॉमन इश्यूज है स्ट्रेस और एंजाइटी, इसमें पंचकर्मा कितना इफेक्टिव है? देखिए, स्ट्रेस और एंजाइटी की अगर हम बात करें तो पहले के समय में तो बहुत बड़े बड़े युद्ध होते थे, और पहले पुलिस भी नहीं थी। हाँ, युद्ध हो रहा है तो पता पड़ा रात में ही पड़ोसी देश ने हमला कर दिया और सारे भाले तीर आपके घर में ही आ गए सीधे। मुझे लगता है वो जितना ज्यादा एंजाइटी का टाइम था। हाँ, पानी दूर से भर के ला रहे हैं, बाथरूम नहीं है, लैट्रिन बाथरूम अटैच नहीं है आपके घर में, फॉर नई बहू आई है, उसको फ्रेश होना है रात में, तो शी हैज टू गो
वेरी फार अवे। तो मुझे लगता है कि उसकी तुलना में आज के समय में हमें बहुत कम स्ट्रेस होना चाहिए, है कि नहीं। हम इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। हर व्यक्ति को ये तय करना पड़ेगा कि उसके ब्रेन की कैपेसिटी कितनी है, वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार स्ट्रेस ले। स्ट्रेस तो कम नहीं होगा, लेकिन आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना स्ट्रेस लीजिए। और अगर आपका स्ट्रेस लेवल और वर्कलोड बढ़ रहा है तो फिर आपको अपने ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ाना चाहिए। इसके लिए आयुर्वेद में आचार्य जो हैं वो कहते हैं कि आपको छोटे छोटे पंचकर्म के प्रोसीजर्स, अब हम छोटे प्रोसीजर पे आ रहे हैं, ये तो बड़े हो गए, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य। अब इसके बाद में आचार्यों ने जो पूर्व कर्म है पंचकर्म में, जैसे विरेचन हम कर रहे हैं तो उसमें पहले पूर्व कर्म है, फिर प्रधान कर्म है, फिर पश्चात कर्म है। पूर्व कर्म में आते हैं स्नेहन, दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन। तो इस श्रृंखला में जो स्वेदन की प्रक्रिया है, जहाँ पर आपको सुडेशन करना है, जहाँ पे आपको पसीना लेकर आना है या आपको थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ाना है शरीर में ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, तो ऐसे प्रोसीजर के अंतर्गत आता है शिरोधारा। हाँ, शिरोधारा के बारे में मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जानते हैं और पंचकर्म की सबसे प्रचलित विधाओं में से एक शिरोधारा है। तो शिरोधारा अगर हम करवाना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि शिरोधारा में तो एक तेल की धार आप अपने फोरहेड पे डलवा रहे हैं थेरेपी सेंटर पे जाके, या फिर अगर आपको ऑलरेडी शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है तो हो सकता है कि जो वैद्य जी हैं वो नारियल तेल से बने हुए किसी तेल को आपके फोरहेड पे डालें, या फिर दूध का प्रयोग करें या छाछ का प्रयोग करें इस तरह से, या किसी फल के स्वरस का प्रयोग करें, नारियल पानी का प्रयोग करें। ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं जो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, तो शिरोधारा एक बहुत अच्छा स्ट्रेस को रिलीफ करने का तरीका है। फिर इसके साथ में नस्य, जो हम चेहरे पे मालिश करके, स्टीम करके, नाक में अलग अलग तरह के द्रव्य डालते हैं। हाँ, मर्श नस्य, प्रतिमर्श नस्य, धमापन नस्य, ऐसे आयुर्वेद में नाक में औषधि डालने के भी बहुत सारे बड़े वेरिएशंस हैं, जिसमें बहुत सरल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम बाहर से घर आ रहे हैं, बहुत सारी गर्मी है बाहर से घर आते हैं और आपको ऐसा लगता है कि दिमाग में बहुत गर्मी बढ़ गई है, हाँ, सिर एकदम गर्म हो रहा है, फीवरिश फील हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपके किचन में जो भी देशी गाय का दूध हो तो सबसे बढ़िया, जो भी दूध हमारे पास किचन में रखा है वो ड्रॉपर में लीजिए और आप सीधे लेटिए, सीधे लेट के दाढ़ी ऊपर करके 5-5 बूंद दूध आप नाक में डालिए, 2 मिनट लेटिए। 2 मिनट के बाद जैसे ही आप उठेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे कंधे के ऊपर सिर है ही नहीं। इतना लाइट, इतना सूदिंग, इतना कंफर्ट जोन में आप आ जाते हैं। हाँ, इतने सारे एंजाइटी की मेडिसिन्स, इतने सारे एंटी डिप्रेसेंट्स, इतने सारे इंसोम्निया के स्लीप इंड्यूसर्स, वो सारे मेडिसिन एक तरफ और नाक में 5-5 बूंद दूध डालना या घी डालना एक तरफ। इतनी ज़्यादा रिसर्च के बाद मुझे पता नहीं कि कैसे आचार्यों ने नस्य जैसे इतने अद्भुत प्रोसीजर को आइडेंटिफाई किया होगा। हाँ, वो कहते हैं जत्रु ऊर्ध्वगता नाम समस्त रोगा नाम निहंती, कंधे के ऊपर के जितने प्रॉब्लम्स हैं वो नासा ही शिरसो द्वारम, नाक में दवा डालते ही ब्रेन में दवा नहीं जाएगी, लेकिन जो नर्व एंडिंग्स हैं वो सारे स्टिमुलेट होना शुरू होंगे। यू वॉन्ट बिलीव कि हमारे पास जो सर्वाइकल के पेशेंट्स आते हैं, जिन्हें बिल्कुल एक्यूट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, गले में पट्टा बांध के आते हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स रहते हैं जिनको डॉक्टर्स ने गर्दन का, सर्वाइकल का ऑपरेट करने के लिए बोल दिया, और ऐसे कंडीशन में आचार्य लिखते हैं कि केवल नाक में आप तेल डालना शुरू करिए। हाँ, वो चाहे आप किसी ना किसी अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य से एडवाइस लेके आपको डेफिनेटली सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा तेल आपकी प्रकृति के अनुसार, आपकी अवस्था के अनुसार, आपके दोष, बढ़े हुए दोषों के अनुसार, ऋतु के अनुसार, और डेफिनेटली आप जिस देश काल परिस्थिति में रहते हैं उसके अनुसार कौन सी औषधि कितनी मात्रा में आपको डेली नाक में डालना चाहिए। तो ऐसा अगर हम केवल नस से करना शुरू करते हैं तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 15 से 20 दिन के अंदर
चाहे बेल्स पाल्सी के पेशेंट हो, मुंह का लकवा जिनको आ जाता है, या फिर कंप्लीट सर्वाइकल कंप्रेशन है, उनको गर्दन स्टिफ हो गई है, शोल्डर स्टिफ हो गए हैं, हाथ भी नहीं उठ रहे, फ्रोजन शोल्डर जैसी कंडीशन हो गई है, गर्दन जरा सा हिलाना है तो पूरी बॉडी उनको घुमाना पड़ेगी, इतना पेनफुल कंडीशन है। 8 से 15 दिन के अंदर नाक में अगर केवल तिल का तेल भी गर्म करके 5-5 बूंद डालना शुरू करते हैं तो उनको 8 से 15 दिन में ऐसा कंफर्ट जोन में वो आएंगे कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना सरल आयुर्वेद में पंचकर्म से चिकित्सा, बड़े रोगों की चिकित्सा का विधान आचार्यों ने बताया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि आज जो एक ऐसा समय है जहाँ पर हम बीमारी से ज़्यादा बीमारी के डर से बीमार हो रहे हैं, हाँ, ऐसे समय में हम केवल अगर आयुर्वेद और पंचकर्म की शरण में आते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले तो इन रोगों का भय समाप्त होगा और फिर धीरे धीरे ये सारे रोगों पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। सर, आयुर्वेदा में पंचकर्म के लिए कौन कौन सी मुख्य थेरेपीज आती है? आयुर्वेद में पंचकर्म में जैसा हमारी चर्चा हुई कि इसमें वमन है, जिसमें कि ये बायो क्लेंजिंग है। अगर नाभि के ऊपर, आम तौर पे मैं बहुत सुपरफिशियल आपको बता रहा हूँ, अगर नाभि के ऊपर के शरीर में सारे दोष बढ़े हुए हैं और बेसिकली कफ के विकार बढ़े हुए हैं तो आपको वमन करना चाहिए। ये बायो क्लेंजिंग एमेसिस है जिसमें कि आपके शरीर के दोषों को मुख मार्ग से बाहर निकाला जाता है, वॉमिटिंग कराया जाता है। ये वॉमिटिंग कोई 15-20 दिन तक नहीं चलता। हाँ, एक जो बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है उसमें सबसे पहला जो चरण है पूर्व कर्म, इसमें सबसे पहले हम दीपन पाचन करते हैं 10 दिन, 8 से 10 दिन के लिए केवल कुछ टैबलेट्स, चित्रकादी वटी या त्रिकटु चूर्ण, इस तरह की औषधियाँ देते हैं ताकि सारे शरीर में जहाँ जहाँ भी दोषों का संचय है वो सारे के सारे जो आम है, जो क्लेद है, जो टॉक्सिन्स हैं, उनका पाचन हो। इसलिए पहली प्रोसेस जो है वो दीपन पाचन है। उसके और आगे बढ़े तो अभी ये सारे टॉक्सिन्स का अपने अपने स्थान पे पाचन तो हो गया लेकिन ये बाहर नहीं निकला है, क्योंकि टॉक्सिन्स को अगर हम देखें, कैटेगराइज करें तो बेसिकली 3 तरह से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो है वाटर सॉल्युबल, आपने कुछ खाया वो वाटर सॉल्युबल गंदगी हो सकती है। एक है फैट सॉल्युबल, वो किसी फैट के साथ जाके आपके बॉडी के फैट से अटैच हो सकती है, वो डिपॉजिट हो जाती है। एग्जैक्टली, या किसी भी चैनल से जाके वो स्टिक हो सकती है, हार्ट में किसी चैनल पे जाके स्टिक हो सकती है कि नहीं, हार्ट ब्लॉकेज कर सकती है, आपके पेरीफेरी में जाके आपको वेरिकोज वेन्स कर सकती है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कर सकती है, ब्रेन में एक छोटा सा कण उसका गया तो आपको पैरालिसिस हो सकता है कि नहीं। तो इस तरह से। और तीसरी जो कैटेगरी है टॉक्सिन्स की वो है वॉलेटाइल, जो उड़नशील है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पॉइजनस है लेकिन वो उड़नशील है। तो वो तो हम थोड़ा कपालभाति करते हैं या आपके लंग्स मजबूत हैं तो वॉलेटाइल टॉक्सिन्स आप बाहर निकाल देते हैं। वाटर सॉल्युबल जो टॉक्सिन्स हैं वो यूरिन से, पसीने से ऐसे बाहर निकल जाते हैं। अगर बॉडी की थोड़ी भी इम्यूनिटी आपने अच्छी रखी तो वो सारे बाहर हो जाएंगे। तीसरे जो सबसे मुश्किल है ये फैट सॉल्युबल है, हाँ, जो फैट बन के आपके बॉडी में ही इकट्ठे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं कहीं ना कहीं पे जाके। डर्टी फैट समझ सकते हैं हम इसको, खराब कोलेस्ट्रॉल समझ सकते हैं हम इसको, खराब कोलेस्ट्रॉल, तो ट्रांस फैट हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो फैट सॉल्युबल जो टॉक्सिन्स हैं इसको निकालना ही सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी के लिए आचार्य वमन, विरेचन, बस्ती, इस तरह के बहुत सीरियस प्रोसीजर्स की बात कर रहे हैं। जिसमें पूर्व कर्म में हम पहले दीपन पाचन कर रहे हैं, 10 दिन के लिए हम कुछ चूर्ण दे रहे हैं, कुछ मेडिसिन दे रहे हैं, हम दोषों का पाचन कर रहे हैं। उसके बाद हम अगले 6 दिनों तक, 4 से 6 दिनों तक हम स्नेह पान कराएंगे, मेडिकेटेड घी देंगे पीने के लिए, वो भी बढ़ती हुई मात्रा में, ताकि ये जो सारे टॉक्सिन्स अपने अपने जगह पे जिनका पाचन हो गया है, अब दिस इज द हाई टाइम टू ब्रिंग देम एट वन प्लेस। हाँ, जैसे भगवान श्री कृष्ण सारे राक्षसों को उधर कुरुक्षेत्र में बुला के और उनका वध करने का काम वो करते थे, तो एक जगह पे सबको इकट्ठा करना है, अपने को सब जगह जाने की जरूरत नहीं है। तो ये पंचकर्मी भगवान के 5 पांडवों को लेके जो उन्होंने युद्ध किया, इसी तरह के ये पंचकर्म हमारे भी 5 पांडव हैं हम वैद्यों के। तो फिर हमने स्नेह पान किया, मेडिकेटेड घी दिया, बढ़ती हुई मात्रा में 3 से 6 दिन तक पीने के लिए। तो ये जो मेडिकेटेड घी है ये पूरे बॉडी के सारे चैनल्स को लुब्रिकेट करता है। कैसा लुब्रिकेट करेगा? जैसे हमने एक साफ कपड़ा लिया और उसको घी के एक भगोनी में डुबोया और ऊपर उठा लिया। तो अभी
इस पूरे के पूरे कपड़े में वो घी लिपटा हुआ है, हाँ। पर ये घी उस कपड़े का हिस्सा नहीं बना है, बस लिपटा हुआ है उसमें। जी, जी। इस तरह से हमें स्नेहपान को समझना है। ये जो स्नेह है ये आपके बॉडी के फैट को कम करने वाला है एंड में, ये जाके आपके बॉडी में फैट की तरह इकट्ठा नहीं होने वाला है। ये करने के बाद फिर आता है समय कि बॉडी के सारे टॉक्सिन्स को अब हमें बाहर निकालना है। तो हम 3 दिन तक, कम से कम 3 दिन तक सर्वांग, अभ्यंग और श्वेत करने का आचार्य निर्देश देते हैं कि आप फुल बॉडी मालिश और स्टीम करिए मेडिकेटेड ऑयल से। वो जब हम करते हैं तो ये सारा जो फ्यूमिगेशन है, जो सारे आपके चैनल्स ओपन होना शुरू होते हैं, तो ये सारे टॉक्सिन्स पेरीफेरी से और अलग अलग छोटे छोटे चैनल्स से निकल के आपकी आंतों में आते हैं। और आंतों में आने के बाद फिर अगर हम विरेचन कर रहे हैं जिसमें हम सारे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने वाले हैं मोशन के थ्रू, या तो फिर हम अगर वमन कर रहे हैं जिसमें हम सारे टॉक्सिन्स को निकालने वाले हैं वॉमिटिंग के थ्रू, तो ये पहले दीपन पाचन, फिर स्नेहपान, फिर 3 दिन सर्वांग, अभ्यंग और श्वेत करने के बाद फिर सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक मेडिसिन दी जाती है, तो जिससे कि आपको करीब 10 से 15 बार मोशन होते हैं। अगर वॉमिटिंग के लिए दिया तो 10 से 15 बार आपको वॉमिटिंग होती है। और ये जो मैं संख्या बता रहा हूँ ये कम से कम है, कम से कम इतने आपको मोशन होते हैं। और वॉमिटिंग के भी लगभग 5 से लगा के 10 वेग तक भी सामान्य रूप से आते हैं। पहले उन्होंने आचार्यों ने प्रवर, मध्यम और अवर ऐसी मात्रा बताई, कम से कम 10 वेग आना चाहिए तो कमजोर हुआ विरेचन, 20 मोशन हो गए तो मीडियम मोशन हुआ, 30 वेग हो गए तो बहुत अच्छा आपका विरेचन हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय के अनुसार उतने मोशन और उतने सारे वॉमिटिंग के लिए शायद लोगों की क्षमता भी कम हुई है कि नहीं? क्योंकि अभी तो इतनी सी शक्कर वाली चाय पी के सबको शुगर बढ़ जा रही है हाँ। और मुझे याद है कि हमारे दादाजी हमको कभी शादी में ले जाते थे तो पूरा खाना पेट भर खाने के बाद फिर लड्डू और गुलाब जामुन पे शर्त लगती थी, हाँ क्या अब दादाजी अगर आपने 1 लड्डू और खाया तो आपको 1 रुपए मिलेगा। उस समय की बात, हाँ जो आज के समय के 100 रुपए मान लीजिए, 100 का नोट। ऐसे वो दादाजी का जो पूरे फ्रेंड्स थे वो 20-20, 50-50 लड्डू भी खाने वाले लोग थे पूरा खाना खाने के बाद तो वो फिजिकली उतने एक्टिव भी थे ना सर? एग्जैक्टली उतने एक्टिव भी थे। और उतने एक्टिव होने के साथ साथ क्या है कि थोड़े निश्चिंत भी थे। ये सारा विरेचन होने के बाद, वमन होने के बाद फिर जो है वो आता है पश्चात कर्म। जो पश्चात कर्म के अंतर्गत हमें करना है संसर्जन क्रम। अभी ये सारे टॉक्सिन्स बॉडी से निकल गए, लेकिन अब बॉडी को आपने पिछले 15 से 20 दिन में एक अलग ट्रैक पे ले आया। इसकी बायोलॉजिकल क्लॉक आपने पूरी की पूरी डिस्टर्ब कर दी। अब आपको रीअलाइन करना है बॉडी को। रीअलाइनमेंट ऑफ द बॉडी इज संसर्जन क्रम, जिसे हम पश्चात कर्म कहते हैं, जो कि विरेचन या वमन का आखिरी हिस्सा है, जिसमें आप लिक्विड डाइट से शुरू करते हैं पेशेंट को भोजन देना और धीरे धीरे सेमी सॉलिड और फिर आप सॉलिड डाइट, रेगुलर डाइट पे उसको लेकर आते हैं। तो इस तरह से जब हम एक वमन और एक विरेचन करते हैं, आचार्य कहते हैं कि कम से कम साल में एक बार आपको वमन और विरेचन करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। हाँ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हमारी पहली जिम्मेदारी है। और आयुर्वेद का प्रथम उद्देश्य वही है कि व्यक्ति बीमार पड़े ही नहीं। लेकिन अगर वो बीमार पड़ रहा है तो आतुरस्य विकार प्रशमनम चा, तो फिर आपको उसकी डिजीज के ऊपर भी डेफिनेटली काम करके उसको जल्दी से जल्दी ठीक करना है। फिर मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा को आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा बोल दिया। हाँ, कि पूरा के पूरे आयुर्वेद की चिकित्सा एक तरफ और बस्ती जो है मेडिकेटेड एनीमा का ट्रीटमेंट अकेला एक तरफ। हाँ, तो जिसको कैसे है कि बहुत सारे मैं अभी देख रहा हूँ जो अलग अलग छोटे छोटे वेलनेस के इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं कि आयुर्वेद ने जितना डीपली मेडिकेटेड एनीमा को समझा है और लोगों के हित के लिए जितना अच्छे से उसको अलाइन किया है, अगर उतना प्रॉपर आप अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू गिव वेरी बैड इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी। हाँ, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन जो हमारे बॉडी की है ना, the health of large intestine is directly proportional to the health of your brain। और जब आप एक एनीमा करते हैं तो आप सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, आपकी दवा वहां पहुंचती है, उसका इम्पैक्ट वहां पर आता है। क्योंकि जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है आपके बॉडी में टॉक्सिन्स का,
या फिर टॉक्सिन्स को निकालने की जो सबसे अच्छी जगह है, एक तो वो आपकी स्किन है। हाँ, क्योंकि स्किन के अंदर ही फैट है। जैसे हम फैट की बात कर रहे हैं, फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स की बात, तो स्किन के अंदर ही फैट की लेयर है कि नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है हम स्किन से बाहर निकाल दें उसको, है कि नहीं। स्वेटिंग, जिसके लिए इतना जिम योगा ये सब कर रहे हैं लोग ना, रनिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूसरा जो फैट का सबसे इम्पोर्टेंट जगह है वो है एब्डोमेन। एब्डोमेन के अंदर पेरिटोनियल कैविटी है और उसके विसरा, वहाँ पर वो सारे विसरल ऑर्गन्स हैं जहाँ पर बहुत सारा फैट डिपॉजिट होता है। दूसरी जो जगह है बॉडी से फैट को निकालने के लिए, वो हमारा पेट है डेफिनेटली, और वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। देखो स्किन जो है ना, ये 2 स्क्वायर मीटर का लगभग पूरा एरिया है, सरफेस एरिया है, लेकिन जो आते हैं वो तो एक पूरा का पूरा टेनिस कोर्ट आप सर्कल कर सकते हैं। इतनी बड़ी हमारी इंटेस्टाइन का वॉल्यूम है, तो उतना सारा सरफेस एरिया आपको मिलता है टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए। तो आपको टॉक्सिन्स बाहर निकालने के लिए इंटेस्टाइन जो है, ऋषियों ने आइडेंटिफाई किया कि यही सबसे बड़ा सरफेस एरिया है, तो हम यहीं से बाहर निकालेंगे। तो लार्ज इंटेस्टाइन पे उन्होंने फोकस किया। ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जो 8 साल, 10 साल, 12 साल, 20 साल से उनको इंडाइजेशन है, गैस्ट्राइटिस है, एसिडिटी है, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम केवल उनके हेल्दी बैक्टीरिया, हेल्दी गट बैक्टीरिया को अगर हम थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देते हैं, तो उनका सारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। और उसके लिए आयुर्वेद में बड़ी सरल दवाइयाँ, जैसे हम देशी गाय की छाछ से तकरारिष्ट बनाते हैं। तकरारिष्ट जो है, मतलब हमारे देश में घर घर में बनने वाली ये दवा है। हाँ, उतना सारा दही जमाते, मक्खन निकालते, मक्खन निकाल के उतनी छाछ का क्या करते, उतनी छाछ खूब भर भर के पीते। क्यों? तक्रम मनुष्यानाम प्राप्तम यद अमृतम देवानाम अपि दुर्लभम। आचार्यों ने लिख दिया है कि छाछ मनुष्यों को प्राप्त वो अमृत है तो देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्रोबायोटिक है। पाइल्स, सारे एनोरेक्टल जो डिसऑर्डर्स हैं, सबको लेट खाना है, सबको लेट सोना है, लेट उठना है, क्या होगा आपका आयुर्वेद में आचार्यों ने लिख दिया कि सुबह के 2 बजे से लगा के 6 बजे तक का जो समय है सुबह का, ये वायु का काल है। अगर 6 के पहले आप उठेंगे तो आपको मोशन अपने आप होगा, प्रेशर अपने आप बनेगा, विचारों पे कंट्रोल अपने आप अच्छा रहेगा, आंखों में लाइटनेस अपने आप अच्छी रहेगी, बॉडी पूरी दिन भर पॉपकॉर्न टाइप रहेगी, एकदम लाइट रहेंगे आप। लेकिन अगर आप 6 के बाद उठेंगे तो आपको चाय चाहिए, कॉफी चाहिए, सिगरेट चाहिए। हाँ, आपको घूमना पड़ेगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। हाँ, आपको मोबाइल लेके टॉयलेट में बैठे हुए हैं लोग, प्रेशर बन रहा है, कोई प्रेशर बन रहा है, ऐसे नहीं बनता है। 6 के पहले उठे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अभी ऐसे नहीं करना चाहते लोग। तो ऐसी सब अवस्थाओं में क्या है कि सारे दोष प्रकोपित हो रहे हैं। प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 तरह की वायु है हमारे शरीर, 5 की गति नीचे की तरफ होना चाहिए। प्रतिलोम हो रही है वो गति, ऊपर आ रही है। हाँ, वेगा ना धारे, ऐसे एक पूरा चैप्टर लिख दिया अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट ने, और उसमें वो लिखते हैं कि 13 आधारणीय वेग हैं, इनको कभी रोकना नहीं है। मोशन, यूरिन, गैस, भूख, प्यास, नींद, जमाई, अंगड़ाई, खांसी, छींक, आंसू और शुक्र, इनको कभी भी अगर आप ऐसे आप इंड्यूस करोगे फिर हो रहा है तो नहीं, पर नेचुरली अगर कोई वेग आ रहा है उसको आपको रोकना नहीं है। आपको बहुत सरल सा एक उदाहरण बताता हूँ कि अभी बहुत सारे लोगों को कर्णनाद हो रहा है, कान में से आवाज आ रही है, सुनाई देना कम होते जा रहा है, मोबाइल, ईयरफोन, ये सब इतना ईयरबड लगा के दिन भर लगे हुए हैं सब लोग। ऐसी स्थिति में आचार्य कह रहे हैं कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे कान से सुनाई देना क्यों कम हो रहा है, तो तुम एक वेग ऐसा है जिसको तुम रोक रहे हो। बोले कौन सा वेग है जिसको रोकने से हमारे कान खराब हो जाएंगे? तो आचार्य कहते हैं पिपासा का वेग। अगर आपको प्यास लग रही है और आप पानी नहीं पी रहे, हम सबसे ज्यादा पानी स्किप करते हैं, पी लेंगे यार थोड़ी देर में, अभी एक बात कर रहे हैं, या कोई देने वाला नहीं है पानी, या साफ पानी नहीं मिल रहा है, ठंडा है, गर्म है, मन लायक नहीं है, नहीं पीते। पिपासा का अगर आप वेग रोकेंगे, प्यास का वेग रोकेंगे, तो आपके कान धीरे धीरे खराब हो जाते हैं, सुनाई देना ही बंद हो जाएगा। प्यास का वेग कभी नहीं रोकना है। मोशन का वेग आपने रोका तो आपको डेफिनेटली एनोरेक्टल डिसऑर्डर, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला कुछ ना कुछ होगा। यूरिन का वेग रोका तो आपको यूरिनरी कैल्कुलाई, पथरी होगी, प्रोस्टेट बढ़ेगा, ईडी होगा, इस तरह के सिम्टम्स। गैस का वेग रोका तो आपको ब्लोटिंग होना शुरू हो जाएगी। हाँ, नींद का वेग रोका तो बहुत सारे उन्माद, अपस्मार, ऐसे मानस रोग, झटके आने शुरू हो जाते, फिट्स आने शुरू हो जाते हैं, अपस्मार कहते हैं उसके लिए आयुर्वेद में आचार्य लिख रहे हैं कि जो देशी गाय का मूत्र है
उसको आप 8 कपड़े की लेयर में छानिए और आप 6-6 बूंद दोनों नाक में डालिए, आप देखेंगे 8 से 15 दिन के अंदर आपको फिट्स आने परमानेंट बंद हो जाएंगे। उतना सरल उपाय आयुर्वेद में आचार्यों ने बताया। ये नस है, ये पंचकर्म के छोटे छोटे प्रोसेस। तो ये जो वेगों को रोकने से होने वाली गंभीर बीमारियां हैं, इन सब गंभीर बीमारियों का जो समाधान है वो सबसे सरलता से पंचकर्म से होगा। और चूंकि ये सारे वेगों को रोकने से होने वाले जो रोग हैं, ये सबको होंगे ही। आचार्यों ने बोल दिया, अगर आप राजा के अधीन हैं, किसी के हाथ के नीचे आप जॉब कर रहे हैं, आपको प्रेशर बन रहा है, यूरिन आ रही है, कुछ भूख लग रही है, पर अगर आप किसी के अधीन हैं तो आपको उनके साथ चलना पड़ेगा, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। आप घर में एक माँ है, पत्नी है, बेटी है, सब कुछ है, तो वहां पर आप सबके साथ बैलेंस बना के आओ। ऐसे नहीं कि आपने खाना बनाया और फटाफट खुद खा लिया। इट डजंट गो लाइक दैट, राइट। हम सबको साथ में लेके चलने वाले लोग हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बोल दिया आचार्यों ने कि आपको तो भैया वेगों को रोकने से होने वाले गंभीर रोग आपको होंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वायु को ठीक करने के लिए, वात विकारों को ठीक करने के लिए जो सर्वोत्तम पैथी है, सर्वोत्तम जो पंचकर्म का विधान है, वो बस्ती है, मेडिकेटेड एनिमा है। तो ये मेडिकेटेड एनिमा सबसे जो सरल वाला है, उसमें पहले 2 से 3 दिन हम ऑयल का एनिमा देते हैं, फिर काढ़े का एनिमा देते हैं, फिर ऑयल का, काढ़े का, ऑयल का, काढ़े का, फाइनली ऑयल का देके इसको क्लोज करते हैं। ये आपके शरीर में जो 5 वायु हैं, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, 5 वायुओं की स्थिति को सामान्य करने वाली ये एक अद्भुत और बड़ी विशिष्ट चिकित्सा पद्धति है। जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, इसमें पंचकर्म इफेक्टिव होता है। जो इनफर्टिलिटी के बहुत गंभीर पेशेंट आते हैं, हाँ, जहाँ पर पीसीओडी है, जहाँ फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, जहाँ पर ओव्यूलेशन ही नहीं हो रहा है, जहाँ पे एएमएच बहुत कम है, जहाँ पर यूट्रस का साइज ठीक नहीं है, शेप ठीक नहीं है, 2-3 बार जो है वो फीमेल को मिसकैरेज हो चुके हैं, बच्चा वहाँ पे बनने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन सब होके वहाँ पे स्टिक नहीं हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में जाके स्टिक हो जा रहा है, ऐसे सारे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, इसके लिए आयुर्वेद में आचार्यों ने बोल दिया कि आप मेडिकेटेड एनिमा से बढ़ के अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती, मात्रा बस्ती, उत्तर बस्ती का विधान आचार्यों ने आखिरी में बताया कि अगर कैसे भी एक फीमेल इनफर्टिलिटी आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो आप उत्तर बस्ती का प्रयोग करिए, जिसमें सीधा यूट्रस में मेडिसिन को इंड्यूस करने के लिए आयुर्वेद में आचार्यों ने एक पद्धति बताई। वो जब हम करना शुरू करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 से 15 साल से हम लोग अपने क्लिनिक पे भी फीमेल इनफर्टिलिटी पे बहुत सारा हम काम करते हैं, और जिनके 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल ऐसे बच्चे नहीं हुए, 40+ एज में चले गए दोनों पति और पत्नी, और AMH तो 0.0001 ऐसे आ रहा है, और यहाँ भी एज़ोस्पर्मिया जैसा काम हो गया कि उसको स्पर्म काउंट लगभग नील होने लग गए। ऐसी स्थिति में भी अगर आप पूरे शरीर की अच्छे से विरेचन से शुद्धि करते हैं, अच्छे से मेडिकेटेड एनिमा, अनुवासन बस्ती, निरूह बस्ती और उत्तर बस्ती का प्रयोग करते हैं, और बहुत अच्छी रसायन और बाजीकरण की औषधियाँ, बड़े सारे जो हमारे SD फार्मा बहुत अच्छे एक्सट्रैक्ट्स भी बनाता है, ऐसे आप बहुत अच्छे क्वालिटी एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी कुछ भस्में यूज़ करते हैं, और बड़ी अच्छे क्वालिटी के हर्ब्स यूज़ करते हैं, फ्रेश हर्ब्स यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे कोई भी स्थिति नहीं है जहाँ पर कि बच्चे नहीं हो रहे किसी भी कारण से, और बच्चे ना हो किसी भी कारण से। सर, आज के टाइम में माइग्रेन बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया है, तो इसमें पंचकर्म कितना मददगार होता है? हाँ, जब हमने अपना सेंटर शुरू किया तो हमने माइग्रेन केयर सेंटर के नाम से ही इसको शुरू किया था, क्योंकि इतने सारे माइग्रेन के पेशेंट थे, और इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज़ में, 5 स्टार हॉस्पिटल्स में सब जाके वो लोग आते थे, और उनको डॉक्टर्स बोलते थे कि ये पेन किलर ही हमेशा लेना है, और वो पेन किलर लेते हुए हमारे पास ऐसे पेशेंट आए, उनकी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस चल रहा है, उन्होंने बोला ये 15 साल से पेन किलर खा रही थी माइग्रेन के लिए, अब इनकी किडनी फेल हो गई, डायलिसिस चल रहा है, थोड़े दिन बाद वो मर गई। ऐसे पेशेंट आए जिनकी पूरी बॉडी की स्किन वाइट हो गई, ऐसे पेशेंट आए जिनको पूरा लिवर सिरोसिस हो गया, क्योंकि पेन किलर, जो भी पावरफुल पेन किलर आप खाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके लिवर किडनी को डिपॉजिट होकर उसको हार्म करेगी ही करेगी। बहुत शार्प है, शार्पली आपके पेन को आपको फील नहीं होने दे रही, पेन वही है, आपको फील नहीं होने दे रही, राइट। तो ऐसी कंडीशन में
मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम माइग्रेन का तो कम से कम सोल्यूशन करें। इतने सारे लोगों को इतना पेन किलर सब खा के और उनके लाइफ के वो 2 दिन 3 दिन जब उनको सिर दर्द हो रहा है, वो 2-3 दिन उनके लाइफ के बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं। उन दिनों में उनके पास में केवल सिर में पट्टी बांध के कुछ तो भी गोलियां खा के वो लोग पड़े रहते हैं बस। फैमिली परेशान हो रही है, वो सब सेकंड मैटर है। पहले तो वो आदमी खुद परेशान हो रहा है जो लेटा हुआ है गोली खा के। तो हमने सबसे पहले माइग्रेन केयर सेंटर अपना शुरू किया और उसमें शिरोधारा, सिर में मेडिकेटेड ऑयल से हमने शिरोधारा शुरू की। फिर हमने सोचा कि शिरोधारा से कई लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को फिर भी सिर दर्द हो रहा है। तो लकीली कैसे हो गया कि बुंदेलखंड में चित्रकूट के पास एक गांव में मुझे जाने का मौका मिला। कैसे है कि BAMS करने के साथ और BAMS करने के बाद भी मुझे ये बड़ा शौक था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी जंगल में, किसी गांव में किसी विशेष रोग की चिकित्सा करता है, तो भले ही उसके पास डिग्री है या नहीं है, पर अगर वो चिकित्सा कर रहा है और सफल चिकित्सा कर रहा है, और वो भले ही सिखाए या ना सिखाए, पर उनसे जाके मिल के उनके पैर छूना, आशीर्वाद लेना और उनकी जो विद्या है, उनका जो ज्ञान है, वो सिखाने के लिए आग्रह करना, है कि नहीं? क्योंकि रिक्वेस्ट से तो भगवान भी सुन लेते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे रिक्वेस्ट करते करते मैं करीब 200 से 250 वैद्यों से मिला पूरे देश में, और उनके ऐसे फॉर्मुलेशंस जो उन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं सिखाए, ऐसे करीब 2500 फॉर्मुलेशन मैंने इकट्ठा किए, हाँ, रिक्वेस्ट से। और उनको मैंने अपनी प्रैक्टिस का मुख्य आधार बनाया। मुझे ऐसे लगता है कि ये जब नालंदा विश्वविद्यालय हमारे सब जलाए गए और बहुत सारे विद्वानों को भी पकड़ के जला रहे थे, क्योंकि उस समय तो वो सारे ज्ञान को बाय हार्ट करने का समय था, विद्वान याद करके रखते थे पूरी किताबें, तो विद्वानों को भी पकड़ के जलाया जा रहा था। तो ये सब पूरे देश में बेचारे छुपे, घूमे, भागे, और इस तरह से मुझे लगता है कि बहुत सारा हमारा जो दुर्लभ और सीक्रेट ज्ञान विज्ञान है, वो ऐसे वो लोग मरते मरते बहुत सारे वनवासी क्षेत्रों में, बहुत सारे छोटे छोटे गांवों में लोगों को सिखा के गए। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि ऐसा बहुत छोटा सा एक गिलहरी जैसा प्रयास मैं भी उन सारे पन्नों को इकट्ठा करने का कर पाया, और अभी भी लगातार ये काम जारी है। तो मैं जब वो बुंदेलखंड के उस गांव में गया चित्रकूट के पास, तो मैंने देखा कि हमारा एक कजिन था साथ में, और उसको बहुत तेज सिर दर्द होता था, मैंने इतना तेज कि वो अपने सिर को दीवार में पटकने लगता, और चूंकि ये हाइपर एसिडिटी इंड्यूस्ड माइग्रेन था, तो वो वॉमिट करता और खूब सारी वॉमिट करके तब जाके थोड़ी शांति होती। तो उस गांव में जब हम वहाँ से गुजरे तो किसी ने बताया कि इस गांव में एक गाय चराने वाले भैया हैं, और वो सिर दर्द की एक दवा नाक में डालते हैं, और वो डालते ही सिर दर्द गायब हो जाता है और दोबारा जीवन में कभी नहीं होता। तो मैंने कहा ये बड़ा कमाल का मामला है, अपने को ज़रूर सीखना चाहिए। तो उनको बुला के वो तो ताज़ी पत्तियां ले आए, भोले वाले लोग हैं सभी हमारे देश के, और ला के उन्होंने कूट के पेशेंट को, हमारे कज़न को टेबल पे लिटाया और नाक में 5-5 बूंद डाली दवा। डालते ही वो बहुत कस के चिल्लाया, क्योंकि नाक में डालते ही एकदम इरिटेशन हुआ, और 5 मिनट तक वो आराम से लेटा रहा। 5 मिनट के बाद वो उठा और बोला कि मेरा सिर दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा। और आज कम से कम इस बात को 10 से 12 साल हो गए, आज तक उसको दोबारा कभी भी सिर दर्द नहीं हुआ। तो मैंने बहुत आग्रह किया, वो जो हमारे मित्र हैं, जो आज हमारे मित्र हैं, कि ये जो पौधा है इसके बारे में आप मुझे भी जानकारी दीजिए। तो मुझे जंगल लेके गए और उन्होंने वो पौधा मुझे दिखाया, और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर हम उज्जैन में, इंदौर में, सब अपने शहरों में आके अगर नाक में इसको डालेंगे और पेशेंट को अगर बहुत पीड़ा होगी और वो उठ के बैठ जाएगा, तो ये बड़ा कष्टदायक होगा। तो हमने उसको देसी गाय के घी में पाक किया और पाक करके नस से बनाया, नाक में डालने का मेडिकेटेड घी बनाया। हाँ, तो इसमें आयुर्वेद के अनुसार जितने भी विषम ज्वरांतक औषधियां हैं, जो ऐसे फीवर को ठीक करती हैं जो बहुत मुश्किल हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड फीवर्स को ठीक करती हैं, जैसे चिरायता है, जो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, एक्सट्रैक्ट आप यूज करते हैं, बनाते हैं, और पूरी दुनिया को बहुत अच्छा सा उसका एक्सट्रैक्ट आप दे रही हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। और इसी तरह से गिलोय है, इसी तरह से द्रोण पुष्पी है, ये विषम ज्वरांतक गणकीय सुदर्शन है औषधियाँ हैं।
ऐसी औषधियों को अगर हम नाक में डालते हैं, मुझे पता चला कि ये बहुत अच्छे से आपके सिर दर्द को त्वरित कम करता है और परमानेंट ठीक करने में सक्षम है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों से सीखते सीखते हम भी एक कॉम्बो बनाना अपना सीखे कि इस तरह से आप 3-4 चीज़ें आप करते हैं तो किसी भी तरह का माइग्रेन हो। कुछ पेशेंट्स को शिरोधारा किया, कुछ को आराम नहीं हुआ, बहुत सारों को हो गया तो उनको नस से किया, नाक में दवा डालना शुरू किया। फिर देखा तो आचार्य वाग्भट ने धूमपान के बारे में लिखा कि फिर भी बहुत सारे जो चैनल्स हैं वो हमारे ब्लॉक होते हैं, इसकी वजह से भी एक्यूट हेडेक होता है, नेजल कंजेशंस होते हैं, ट्रैकियल कंजेशंस होते हैं, मिडिल ईयर इन्फेक्शन होते हैं, ओटाइटिस मीडिया होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, आपको बहुत पहले का प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऐसा मलेरिया का कीटाणु आपके ब्लड में रह जाता है, उससे भी माइग्रेन होता है, हाइपर एसिडिटी से माइग्रेन होता है, पीरियड्स के टाइम बहुत पेनफुल कंडीशन से आपको माइग्रेन होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से माइग्रेन होता है। हाँ, अभी तो इतने सारे एग्जाम गोइंग बच्चे जो हैं वो सब परेशान हो रहे हैं, ये सब हेडेक वाला ही अभी काम चल रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खा लेने से माइग्रेन होता है, रात में ठीक से नहीं सोने से माइग्रेन होता है कि नहीं। बच्चे बात नहीं सुनते तो भी हो जाता है, बड़े नहीं सुनते बच्चों को हो रहा है माइग्रेन। तो इस तरह के सभी तरह के अलग अलग माइग्रेन्स पे हमने बहुत स्टडी किया, स्टडी करके एक 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 चीज़ हम ऐड करते गए और फिर फाइनली एक ऐसे मुकाम पे हम पहुँचे जहाँ पे लगता है कि अब कैसे भी माइग्रेन के पेशेंट हैं, कैसे भी, चाहे वो हमारे फीमेल्स हैं जो कि अलग अलग तरह के सीरियस गायनेक कंडीशन से ग्रसित हैं और उनको भी अगर किसी भी तरह का सिर दर्द है या गायनेक प्रॉब्लम है तो उसको हम बहुत सफलतापूर्वक छोटे छोटे पंचकर्म के प्रोसीजर से ठीक करने में सक्षम। जब पंचकर्मा होता है उस टाइम लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आते हैं सर, डाइट में और लाइफ स्टाइल दोनों? एब्सोल्युटली। अभी जैसे वेट लॉस के लिए हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनको विरेचन करते हैं। हाँ, 21 से 25 दिन का प्रोसेस है। साथ में एक और छोटा प्रोसीजर है, उसका नाम है उद्वर्तन। उद्वर्तन में ड्राई पाउडर मसाज होती है। हाँ, जैसे जौ का आटा है, उड़द का आटा है, ऐसे सब आटों को कैस्टर ऑयल और ऐसे सब अलग अलग तरह के लिक्विड्स में मिला के और नीचे से ऊपर प्रतिलोम अभ्यंग होता है ये, तो ऐसे उद्वर्तन करते हैं। और साथ में कुछ अच्छे वेट लॉस की मेडिसिन देते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे गूगल हैं, हाँ, दीपन पाचन, लंघन, ऐसे आयुर्वेद में समशमन चिकित्सा के अंतर्गत ये सब आता है। लंघन, दीपन पाचन, रात में खाना बंद करने के लिए बोलते हैं, गर्म पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलते हैं, किसी भी तरह का वेग नहीं रोकने के लिए बोलते हैं, थोड़ा सा टेंशन लेने के लिए भी बोलते हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि जो लोग बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं उनका वेट नहीं कम होता। और चिंता में आदमी सूख जाता है, कि नहीं सुना है ना आपने? तो ये जो आपने सुना है ये आयुर्वेद के सिलेबस में लिखा हुआ है। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। तो ऐसे लोग पूछते हैं कि आपने विरेचन कर दिया, 5 किलो वेट कम हुआ, अभी उद्वर्तन कर रहे हो और अमलतास की फली का हमको चाय पिला रहे हो, आपको भी अमलतास की फली की चाय पे भी हमें काम करना चाहिए। हाँ, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे टी के सेगमेंट्स पे जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि चाइना में मैंने एक बार एक शॉप में देखा कि वहाँ 60 तरह की चाय थी, 60 टाइप्स ऑफ टीज। तो मुझे ऐसे लगा कि भारत जैसे रिच कंट्री में तो हम तो हर चीज की चाय बना सकते हैं, कि नहीं? हमारे यहाँ सब फ्रेश लगा हुआ है और 10-20 औषधियां तो हमारे नाली के आसपास लगी हुई है, घर का छोड़ दीजिए। तो मुझे लगता है अमलतास की जो चाय है ये भी बहुत अच्छे से आपके कमर और पेट को कम करने में सक्षम है। तो ऐसी टी पे भी आपको काम करना चाहिए। हम करेंगे। अभी लोग पूछते हैं कि वेट कम हो गया, अभी दोबारा बढ़ेगा तो नहीं? अभी तुम बाहर जाके पूरे पनीर पराठे, आलू पराठे और पूरा मक्खन रबड़ी सब खाओगे, बढ़ेगा ही सही। भाई, आपको एक अच्छी दिनचर्या, एक अच्छी ऋतुचर्या, एक अच्छे आहार विहार पे आपको रहना पड़ेगा, तब जाके आपने आपके शरीर में जो भी पंचकर्म से अच्छा परिवर्तन आया है वो मेंटेन रहेगा। और अगर आप फिर से वैसे ही खराब उल्टा सीधा खाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपके शरीर में वजन और रोग फिर से आना शुरू हो जाएंगे। आचार्य कहते हैं कि आप अच्छा सा विरेचन करिए, या बस्ती क्रम करिए, रक्त मोक्षण, अग्निकर्म, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी थेरेपीज का भी आयुर्वेद में विधान है। लेप है, हाँ, कपिंग थेरेपीज हैं, ये सारे आयुर्वेद में एक एक चैप्टर्स हैं। यहाँ तक कि जो रक्त मोक्षण है, ब्लड लेटिंग वाला जो मामला है, लीच थेरेपी हम करते हैं पंचकर्म में, जिसमें लीचेस को हम लगाते हैं और
उससे जहाँ भी रुका हुआ खून है, जहाँ डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जहाँ वेन्स बहुत ज़्यादा इनगॉर्ज्ड हो गई हैं, या कोई पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो उनमें से सिक्रीशन होना ही बंद हो गया है, तो चूंकि लीच जब चिपकती है तो वहाँ से सारे टॉक्सिन्स को वो सक करती है, और ये पेनलेस प्रोसेस है, पेनलेस है। और उसके सारे टॉक्सिन्स निकालने के साथ ही वहाँ पर फ्रेश ब्लड जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, फ्रेश न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, तो वो बॉडी का पार्ट रिवाइव होने लग जाता है। तो इस तरह से रक्त मोक्षण को भी आचार्य सुश्रुत ने पंचकर्म के अंतर्गत वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग को भी उन्होंने पंचकर्म के अंतर्गत जोड़ा। आचार्य सुश्रुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य सुश्रुत वॉर सर्जन है। उस टाइम पे वॉर हो रहा है, इमरजेंसी है, तो 100 साल पहले सर्जन थोड़ी है, ये सर्जन है, पर ऐसे हमारे 5 स्टार हॉस्पिटल नहीं है। हमारे पास आचार्य सुश्रुत हैं और उनकी कुटिया है, उनकी टीम के वैद्य हैं बहुत सारे, और वो वॉर में इमरजेंसी डॉक्टर्स हैं, क्योंकि उस टाइम पे वॉर ऐसे नहीं चल रहा है, अभी 1.5 साल से वॉर चल रहा है, 6 महीने वॉर चल रहा है, सीज फायर हो गया, ऐसा टाइम नहीं है। लगातार वॉर चलेगा जब तक एक जीत नहीं जाए और एक हार नहीं जाए। सही बात। ऐसे कंडीशन में कौन कर रहा है उनका ट्रीटमेंट? आचार्य सुश्रुत कर रहे हैं। हर्निया का ट्रीटमेंट कर रहे हैं आचार्य सुश्रुत। पंचकर्म में एक छोटा सा प्रोसेस कर रहे हैं जिसका नाम है अग्निकर्म, जिसमें पैर के अंगूठे के लैटरल एस्पेक्ट में वो एक कट लगा रहे हैं छोटा सा, और 2 स्वर्ण शलाकाओं को गर्म करके उसमें टच कर रहे हैं, थोड़ा सा डीप टच कर रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए। उसके ऊपर तुरंत एलोवेरा, जात्यादि घृत, ऐसी कोई ना कोई औषधि लगा रहे हैं जिससे वो तुरंत ठंडा हो जाए। ये प्रोसेस करते ही 30 सेकेंड के अंदर आपका हर्निया जो ऐसे लटक रहा है वो वापस अपनी जगह पे चला जाता है। आचार्य सुश्रुत अपनी किताब में लिख रहे हैं, ये सब उनके किए हुए काम है। These are all the compilations of the final research work they have done. These are not just books. तो हमको बहुत गंभीरता से अपने ग्रंथों को देखने की ज़रूरत है, उनको अध्ययन करने की ज़रूरत है, और उसको फाइनल और कंक्लूसिव रिसर्च पेपर की तरह हमें, जब आयुर्वेद के ग्रंथों को हमारे सारे वैद्य देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली हम आयुर्वेद के बहुत अच्छे से एक चरमोत्कर्ष को हम सब देख पाएंगे। घर में जो हर्ब्स अवेलेबल होती है उनसे भी छोटे छोटे पंचकर्म प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, अगर हम स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम वाले अगर हम एस्पेक्ट में देखें कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम आयुर्वेद में पंचकर्म को अगर हमें इस्तेमाल करना है, तो चाहे हम पेडिक्योर की बात करें, चाहे हम मैनिक्योर की बात करें, चाहे हम आयुर्वेदिक फेशियल की बात करें, हेयर केयर की बात करें, कानों की अच्छी हेल्थ की बात करें, स्किन की अच्छी क्वालिटी की बात करें, तो ये सारे ऑप्शंस इनको अच्छे रखने के आयुर्वेद में जिस लेवल पे हैं, अभी देखिए, हम किसी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम टीवी में अभी देखते हैं, आम आदमी की तरह टीवी देखते हैं, तो उसमें जो भी बड़े बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड्स के ऐड आते हैं, उसमें इंग्रेडिएंट क्या दिखा रहे हैं? इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं दूध, मलाई, ऐसे दिखा रहे हैं, गिरता हुआ केसर, हल्दी, चंदन, ये सब गिरता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमारे घर में जो दूध आ रहा है वो हम पूरे शरीर में रगड़ के लगाने को तैयार नहीं है, पर वो दूध और मलाई से बनी हुई एक क्रीम जो दिखा रहे टीवी में वो हमें लगा, वो भी लगाना ठीक है, क्योंकि आपको शुद्ध दूध नहीं मिल रहा है तो आप वही लगाओ, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको देशी गाय का शुद्ध दूध मिलता है तो उससे ज़्यादा अच्छा आपकी स्किन को गोल्डन स्किन जैसा चमकाने वाला, सारी झुर्रियों को ख़त्म करने वाला, आपके नेल्स को बहुत अच्छा शाइनी करने वाला दूसरा कोई चीज़ नहीं है। अगर आप उसकी छाछ भी अपने शरीर में रगड़ के लगाना शुरू करते हैं तो उससे अच्छा डीप क्लेंजर और दूसरा कोई भी नहीं है। अगर आप देशी गाय के घी को केवल नाखूनों के टिप्स पे, थोड़ा सा नाभि पे, 2-2 बूंद नाक पे, थोड़ा सा कान में, आपके ओपनिंग्स में भी अगर आप लगाना शुरू करते हैं सारे, तो आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर इतना अच्छा लुब्रिकेटेड और मॉइस्चर्ड रहेगा कि आपको दूसरे किसी मॉइस्चराइजर की ज़रूरत नहीं है। ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग हैं यही पंचकर्म में बहुत इफेक्टिव है। ये पंचकर्म की सबसे नीचे की स्थिति बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर हम अवगाहन की बात कर रहे हैं, जहाँ हम परिषेक की बात कर रहे हैं। आचार्य कह रहे हैं कि राजा अभी तो युद्ध से आए, बहुत थक गए, हाँ तो अच्छा मालिश स्टीम सब नहीं करना है, बहुत सारे चोटें हैं शरीर में, क्या करना है? द्रोणी प्रवेश, लेटना है, एक टब में लेटना है, उसमें अलग अलग बहुत सारे फूलों से बने हुए तेल,
बहुत सारे पेन रिलीविंग हर्ब से बने हुए तेल, बहुत सारे फूल, वो सब डाल के उनको लिटाना है, अफगान करना है। हाँ, अभी लेटने के लिए उनको अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो एक फ्लैट टेबल पे उनको लिटाओ और जिसमें चारों तरफ से तेल और काढ़े ये सब गिरने की जगह हो, और परिषेक करो, धार डालो उनके शरीर पे। हाँ, ये तो अनहेल्दी के लिए भी हो गया जिसको समस्या है। और हेल्दी आदमी का क्या होगा, अच्छे से यष्टि मधु, मुलेठी को क्या बोल दिया आयुर्वेद में आचार्य ने, स्वर्ण जैसी आपकी काया कर देती है वो। सारे फूलों को मिला के आप एक तेल बनाइए, जो भी फूल हो आपके आसपास, तो और वो तेल को आप अपने बॉडी में अच्छे से रगड़ के लगाइए। हाँ, आयुर्वेद में तो बहुत सारे तेलों का वर्णन है, उनको तो हम यूज कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत है। गुलाब का आप काढ़ा बनाइए, गुलाब जल से नहा, लोग लगाते ही हैं, स्प्रे करते हैं ना। तो इस तरह से हमारे आसपास जो बहुत सारी हर्ब्स हैं, उनसे छोटा मोटा पंचकर्म के प्रोसेस तो हमारे घरों में हमेशा ही होते हैं। बेसन, दूध, ये वो सब लगाने का। और अभी अभी देखें तो आंवला, शिकाकाई, ये सब मिला के बाल धोने का। हाँ, नाखूनों के लिए, स्किन की क्वालिटी के लिए, छोटे मोटे दाग धब्बों के लिए। हाँ, जैसे नीम की छाल घिस के लगाते थे हम लोग, चोट लगती थी तो 3-4 दिन अगर लगाया लगातार घिस के, तो आपका निशान चला जाएगा। अगर बर्न मार्क हो गया, मान लो घर में अभी किचन में काम कर रहे हैं, छोटा सा बर्न हो गया, पंचकर्म की छोटी सी प्रोसीजर, इसका नाम परिषेक है, धार डालना है। अलसी का तेल सबको मालूम है, रोस्टेड अलसी अभी सभी खा रहे हैं। अलसी का तेल लेके एक कटोरी में ऐसे ड्रॉपर से एक एक बूंद आपके बर्न मार्क के ऊपर डालते रहिए। 10 दिन के बाद आप देखेंगे कि पूरा मार्क चला जाएगा। उतने सरल उपाय छोटे छोटे हमें करने की ज़रूरत है, और फिर उतने सरल उपायों से, छोटे मोटे पंचकर्म के प्रोसेस से पूरा रोग ठीक ना हो तो फिर कोई अच्छे वैद्य को ढूंढना है, ढूंढ के उससे प्रॉपर चिकित्सा लेना है। समाधान सब चीज़ का मिलेगा आपको, लेकिन आपको सही व्यक्ति ढूंढना है और आपको सही तरीके से उसको फॉलो करना है। हाँ सर, पंचकर्म का सही सीजन और ड्यूरेशन क्या होता है? आचार्य कहते हैं स्वस्थ व्यक्ति को वमन करना है तो आप वसंत में करिए, वसंत ऋतु में करिए, वो कफ के प्रकोप का मौसम है। और फिर अगर आपको विरेचन करना है स्वस्थ व्यक्ति का तो आप शरद ऋतु में करिए। बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि पंचकर्म कितने दिन में हो जाएगा डॉक्टर साहब, और कितने पैसे लगेंगे, ऐसे पूछते हैं फोन पे। पंचकर्म में जो है ये 5 प्रोसेस तो बड़े बड़े प्रोसेस हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, अनुवासन, निरूप, साथ में हमारा नस्य, और आचार्य सुश्रुत के अनुसार रक्तमोक्षण, ब्लड लेटिंग। ये जो बड़े प्रोसेस हैं, इनमें से अगर स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम प्लान कर रहे हैं तो कोई एक प्रोसेस ही हमें पहले प्लान करना चाहिए। जैसे हमने वमन कर दिया प्लान, तो ये 21 से 25 दिन का प्रोसेस होता है, जिसमें अगर आप वैद्य के शहर में रहते हैं तो फिर आप तो बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। और अगर आप पंचकर्म सेंटर से बहुत दूर रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन भी होती हैं कि पहले 10 दिन की टैबलेट आप घर पे खुद खाइए, मेडिकेटेड घी आप खुद पी लीजिए, 3 दिन मालिश और स्टीम के लिए आप आ जाइए। विरेचन और वमन डेफिनेटली वैद्य की निगरानी में होना चाहिए। 5 दिन का संसर्जन क्रम आप घर पे कर लीजिए। तो द कॉस्टिंग ऑल्सो वेरीज किस लेवल की आप दवा यूज़ कर रहे हैं। सिंपल मेडिकेटेड घी आप पीने दे रहे हैं तो 1000-1500 रुपये का भी वो 1 किलो है। मेडिकेटेड घी आप बहुत अच्छा दे रहे हैं तो 3-4-5 रुपये किलो भी है। तो कॉस्टिंग हमेशा क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, और पेशेंट अगर वो हैं, अगर वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, पेशेंट है, तो उनके लिए हमको कौन सी स्पेशल मेडिसिन की ज़रूरत है, उसके ऊपर उसकी कॉस्टिंग वेरी करती है। मैंने भारत में अलग अलग जगह पे देखा कि विरेचन और वमन की कॉस्टिंग 10-15-20 हज़ार रुपये से लगा के 1.5-2 लाख रुपए तक भी है। हाँ, इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कंडीशन ऑफ द डिजीज, प्रकृति ऑफ द पेशेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन इन दैट पर्टिकुलर प्लेस, पेशेंट का दोष कैसे बढ़े हुए हैं, उसकी प्रकृति क्या है, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, डॉक्टर के पास कितनी अच्छी से अच्छी वैरायटी ऑफ मेडिसिन उपलब्ध है। इट्स ऑल इंडिपेंडेंट, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। पंचकर्मा करते वक्त कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए पेशेंट को स्पेशली? एग्जैक्टली, पंचकर्म में अगर वैद्य ने आपको बोला है, वैद्य जी ने, कि भाई आपको ये दीपन पाचन की मेडिसिन खाने के पहले लेना है तो आपको 1 घंटे पहले लेना है, खाने के बाद लेना है तो 1 घंटे बाद लेना है, इतना आपको हमेशा मार्जिन लेके चलना चाहिए। मेडिकेटेड घी जब पीने के लिए दे रहे हैं आपको, तो आपको कोशिश करना है कि जब तक वो घी पूरा पचे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं खाना है। हाँ,
वो जब तेज भूख लगेगी मतलब घी पच गया, फिर आप कुछ खाइए। और जब तक किसी भी तरह का घी पीने वाला आप प्रोसेस कर रहे हैं, जब तक वो घी पचे नहीं और आपको प्यास लगे तो आप गर्म पानी पीते रहिए, क्योंकि उष्ण जल जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में आपको हेल्प करेगा। ठंडे पानी से इंडाइजेशन होगा। जिस दिन वमन और विरेचन हो रहा है, आपको मोशन हो रहा है और या फिर आपको वॉमिट हो रही है, इंड्यूस किया हुआ है, उस दिन बिल्कुल भी घबराना नहीं है और दूसरा कोई काम नहीं करना है, मोबाइल भी नहीं यूज़ करना है, एकदम शांत होकर उस प्रोसेस को करना है। क्योंकि ये सारे जो प्रोसीजर्स हैं ये ऐसे समझें कि ये राजाश्रय में राजवैद्यों ने राजाओं के लिए डिज़ाइन किए हैं। हाँ, अभी तो ऐसे हो गया है कि सभी लोगों को राजाओं वाला ही कंफर्ट मिलने जैसा एक बहुत अच्छा समय आ गया। हम सबके पास बहुत अच्छे मोटे गद्दे होते हैं सोने के लिए, राजाओं जैसे ही सबके पास बहुत अच्छे बाथरूम है। हमारे तो ऐसे मान के चलिए, जो हमारे यहाँ काम करती है मेड, वो भी लैक्मे की नेल पेंट लगाती है, मेरी वाइफ भी वही लगाती है और बहुत सारे बड़े एक्ट्रेस भी लैक्मे का ही लगा रहे होंगे शायद। तो एक बात हम कर रहे हैं कि एक जो क्लास है ना, वो सभी लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, इतनी अच्छी बात हो गई। एप्पल का मोबाइल आपको बहुत छोटे और बहुत बड़े सबके पास मिल जाएगा अभी, लेटेस्ट वर्जन है कि नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई कि जिस तरह से बाकी चीज़ें अफोर्ड कर पा रहे हैं लोग, इसी तरह से पंचकर्म की भी अफोर्डेबिलिटी में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आया है, जिसमें से एक बहुत हाई क्लास भी उसको अफोर्ड कर पा रही है और जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो भी इसको अच्छे से अफोर्ड कर पा रहे हैं। यस, तो एक अच्छे हेल्दी टाइम जोन में हम लोग आ गए, जहाँ पे सबको ये अवेयरनेस है कि अपनी सेहत से बढ़ के बॉस कुछ भी नहीं है। पैसे आज हैं कल नहीं रहते, गाड़ी आज है कल नहीं रहती, आज नहीं है कल आ जाएगी, ये सब चलेगा, लेकिन वो सब एंजॉय करने के लिए हमें रहना चाहिए, हमें स्वस्थ रहना चाहिए। हेल्थ जो है वो हमेशा पहले नंबर पे आएगी और उस एक के आगे आपके लाइफ के सारे अचीवमेंट एक एक जीरो है, जो उसकी कॉस्ट उसकी वैल्यू को बढ़ाएगा। और अगर ये वन नहीं है तो सब बेकार। अगर कोई पहली बार पंचकर्म कराना चाहता है तो उसे मेंटली और फिजिकली कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? जी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी काम आप करते हैं उस काम को आप इस तरह से प्रोफेशनली सेट करिए कि कम से कम एक घंटा आप जो है अपनी हेल्थ को दे पाएं। हाँ, जो भी आपको दवाइयाँ डॉक्टर खाने के लिए बताएगा, दीपन पाचन होगा, पूर्व कर्म होगा, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, इसमें सबसे पहले मेंटली हमको ये डिसाइड करना है कि एटलीस्ट एक घंटा हम रोज उन इंस्ट्रक्शंस को देंगे जिन इंस्ट्रक्शंस को हमें फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा फाइनेंशियली भी हमें उसकी तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि वमन, विरेचन, पंचकर्म के ये सब थोड़े से एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं, क्योंकि इनसे मैजिक हो रहा है पूरी दुनिया में। और ऐसी कोई भी पैथी नहीं है और ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे आपके बॉडी का एक एक सेल से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएं। सेलुलर लेवल पूरी दुनिया भर के लोग आज जो केरल जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, पतंजलि योगपीठ जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट आ रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, उज्जैन आ रहे हैं, मंदसौर आ रहे हैं, हमारे जो पूरे देश में आ रहे हैं लोग, क्योंकि ये पंचकर्म कराने हमारे पास जो आ रहे हैं, ये सब इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। पूरी दुनिया भर के पास बहुत अच्छी साफ नदियां हैं, साफ बहुत सुंदर दिखने वाले फल हैं। हाँ, ये सब कुछ है, लेकिन ऐसा कोई तरीका उनके पूर्वज डेवलप नहीं कर पाए जिससे पूरे शरीर के एक एक सेल के एक एक टॉक्सिन्स को वो बाहर कर पाए। ये आपके और हमारे पूर्वजों ने मिलके एक इतने सुंदर विज्ञान को गढ़ा है कि जिससे हम फिर से पूरा नया कर लेते हैं अपने आप को। हाँ, विरेचन के बाद हम कहते हैं, विरेचन के बाद हम जो टर्म यूज करते हैं, आप बेबी क्लीन हो जाते हैं, जैसे पैदा हुए थे उतने ही शुद्ध हो जाते हैं। फिर से अपनी यात्रा शुरू करिए। हाँ, चलो फिर से यहीं से शुरू करते हैं, आप यहीं से शुरू करें। इट इज लाइक दैट। तो आपको एक तो बहुत अच्छा मन बनाना है कि अब आपका पूरा शरीर, मन, बुद्धि सब फिर से नवीन होने वाला है। और दूसरा, आपको लगभग 1 घंटा, जब तक पंचकर्म चलेगा, आधे से 1 घंटा आपको रोज देना है अपनी हेल्थ के बारे में। जो भी डॉक्टर ने बोला है उसको, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बोला है उसको बहुत अच्छे से आपको फॉलो करना है और आपको डाइट को बहुत अच्छे से फॉलो करना है। तो इस तरह से अगर आप अपना अच्छा मन बनाते हैं और अगर आप थोड़ा बहुत अपने डाइट में फ्लक्चुएशन के लिए भी तैयार हैं, तो डेफिनेटली पंचकर्म से अच्छा आपके शरीर को डिटॉक्स और फिर से नया करने का दूसरा कोई तरीका नहीं।
थैंक यू सो मच सर, हमसे इतनी सारी बात करने के लिए और पंचकर्मा को इतनी गहराई से हमें समझाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन एसडी ट्यून्स। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मंदसौर में आके और इतना अच्छा एक हर्बल इंडस्ट्री के साथ कम्युनिकेट करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेद, जय भारत। मैं उम्मीद करती हूँ कि सर की बातें आपको जरूर मोटिवेट करेगी और पंचकर्मा के थ्रू आप अपनी बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर पाएंगे। अगले पॉडकास्ट में फिर जल्दी मिलना होगा। थैंक यू सो मच।